7 अक्टूबर 2023 की सुबह का सूरज दुनिया के लिए एक बड़ी खबर अपने साथ लाया था और ये खबर थी फिलिस्तीनियों का इजराइल पर हमला। लगभग 75 साल से अब तक फिलिस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा वन साइडेड रहा है। एक तरफ है दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी और खतरनाक वेपन से लैस इजराइल आर्मी, जिसने लगभग पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका जैसे देश का सपोर्ट हासिल है और जिसका हर सिटीजन उसकी आर्मी की ट्रेनिंग हासिल कर चुका है। दूसरी तरफ है कुछ निहत्तों की भीड़, जिनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पत्थर और ओल्ड फैशन हथियार है। जाहिर है रुक रुक कर चली इस लंबी लड़ाई में ज्यादा नुकसान फिलिस्तीनियों का ही हो रहा था। लगभग हर साल इजराइल डिफेंस फोर्स के हाथों 500 से 600 फिलिस्तीनी मारे जाते हैं। वहीं साल भर में 30 से 50 तक इजरायली भी मौत का सामना करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी दुनिया को कोई भनक नहीं थी। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी कहे जाने वाली मोसाद को भी इसका कोई क्लू नहीं था। हमास ने सिर्फ 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट साउदर्न इजराइल और तेल अवीव पर दागे। हमासी फाइटर होममेड फ्लाइंग ग्लाइडर की मदद से सरहद पार करके इजराइल में जा घुसे और आर्मी साइट्स पर भयंकर तबाही मचाने लगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर पर लगे तारों को बुलडोजर से हटाकर 1000 से ज्यादा हमास फाइटर्स इजराइल में घुस गए और इस तरह ये अब तक के इतिहास का हमास का सबसे बड़ा काउंटर अटैक था जो इजराइल के खिलाफ हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक नाम आपने बार बार सुना होगा और वो है हमास। It's a terrorist organization, but it calls itself a political party. Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के Palestinian Islamist group Hamas. तो आखिर क्या है ये हमास और ये आखिर चाहता क्या है? कैसे लड़ता है ये इजराइल जैसे पावरफुल देश की आर्मी से? ये जानने के लिए आपको जाना होगा 36 साल पहले। साल था 1987 और उस वक्त गाजा चेक पोस्ट पर इजराइल फौजियों ने गोलीबारी करके 4 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके जवाब में फिलिस्तीनियों ने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल शुरू कर दी और इन प्रोटेस्ट का मकसद था इजराइल से आजादी हासिल करना। और इस आंदोलन का फिलिस्तीनियों ने नाम रखा इंतिफादा, जो कि आगे जाकर फर्स्ट इंतिफादा के नाम से भी जाना जाने लगा। ये वो जमाना था जब फिलिस्तीनी इजराइल के खिलाफ हथियार नहीं उठाते थे और किसी भी तरीके की रेजिस्टेंस सिर्फ प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल के थ्रू ही शो होती थी। और उस वक्त पिक्चर में एंट्री होती है एक मौलाना की, नाम था शेख अहमद यासीन। उन्होंने साल 1987 में ही हरकतुल मुकावमा अल इस्लामिया या इस्लामी रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी हमास की बुनियाद रखी। उनका मकसद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने का था जो फिलिस्तीनियों की आजादी और इसराइल के खात्मे के लिए काम करे। लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन को इंटरनेशनल लेवल पर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता था और उसके लीडर थे यासिर अराफात। उनके भारत से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे। वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी तीनों के बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं वो इंदिरा गांधी को तो अपनी बहन मानते थे। दोस्तों, इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था 1948 में और तब से लेकर के भारत हमेशा इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ खड़ा था। बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी तो फिलिस्तीन के कट्टर समर्थक थे। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। शुरुआत में तो यासिर अराफात की PLO एक कंप्लीट आजाद फिलिस्तीन की मांग करती थी और उनका कहना था कि इजराइल जैसा कोई देश दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन 1990 तक आते आते उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि इजराइल को बिल्कुल इग्नोर करना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपने फॉर्मेशन के बाद 1967 की 6 डेज वॉर के अलावा इजराइल 8 जंगें लड़ चुका था और सारी ही जंगें जीतकर वो मिडिल ईस्ट में एक अनबीटेबल पावर बन गया था। लिहाजा वो इजराइल को एक्सेप्ट करने पर रेडी हो गए और फिर 1993 में हुआ ओस्लो एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में यासिर अराफात ने इजराइल की एग्जिस्टेंस को पहली बार एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ ही साथ गाजा और वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी गवर्नमेंट की मंजूरी दी गई, जिसे इजराइल ने भी कबूल किया। लेकिन यासिर अराफात के इस एग्रीमेंट से अक्सर फिलिस्तीनी खुश नहीं थे, क्योंकि वो अब भी फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानते थे। ओस्लो एग्रीमेंट से सिर्फ 5 महीने पहले अप्रैल 1993 में हमास ने वो किया जो आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाला था, और वो था उसका इजराइल के खिलाफ पहला सुसाइड अटैक। हालांकि 1994 में ओस्लो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग गाजा और वेस्ट बैंक में नई सरकार फिलिस्तीन अथॉरिटी के नाम से बनी, लेकिन हमास फिर भी इजराइल पर अटैक करता रहा
1997 में अमेरिका ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और इसराइल ने भी इस ग्रुप को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुजरते वक्त के साथ हमास का असर बढ़ता जा रहा था और फिलिस्तीन की बड़ी आबादी इसको सपोर्ट करने लगी थी। हमास ताकतवर हुआ ईरान और तुर्की की सपोर्ट से, जहां से उसको फंडिंग भी मिलती थी और वेपन्स भी। लेकिन इसका असली उदय हुआ नई सदी की शुरुआत के साथ। साल था 2000। ओस्लो एग्रीमेंट को 7 साल बीत चुके थे, लेकिन इसका कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया था। जहां फिलिस्तीनी इससे खफा थे, वहीं कई इजरायली भी इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर रहे थे और इसी की वजह से इजरायलियों ने प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन को मार दिया था। 21वीं सदी का पहला क्लैश शुरू हुआ सितंबर 2000 में। इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एरियल शैरून अल अक्सा मस्जिद पहुंचे और वहां पर उन्होंने फिलिस्तीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे फिलिस्तीनी भड़क गए और उन्होंने इल्जाम लगाया कि इजराइल मस्जिद अल अक्सा पर कब्जा करना चाहता है और फिर यहाँ से शुरू हुआ सेकंड इंतिफादा, जो 1987 में होने वाले इंतिफादा से भी ज्यादा वायलेंट था। इस सेकंड इंतिफादा को लीड कर रहा था हमास। उसने इजराइल के खिलाफ जमकर हमले और धमाके किए। इजराइल की तरफ से भी वायलेंस में कोई कमी नहीं रखी गई। इस सेकंड इंतिफादा में 3000 फिलिस्तीनी, 1000 इजरायली और 64 फॉरेनर्स मारे गए थे। और फिर कुछ महीनों के बाद अप्रैल 2001 में हमास ने इजराइल पर पहली बार रॉकेट अटैक किया, जिससे इजराइल फिलिस्तीन डिस्प्यूट एक नई स्टेज में इंटर हो गया। 2004 में यासिर अराफात की डेथ हो गई और फिलिस्तीन अथॉरिटी के हेड बने महमूद अब्बास। 2006 में वेस्ट बैंक और गाजा में चुनाव हुए, जिसमें हमास ने मेजोरिटी हासिल की, लेकिन फिलिस्तीन अथॉरिटी हमास को इतनी आसानी से फिलिस्तीन का कंट्रोल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से मोटा फंड भी मिलता था, जो वो इलेक्शन हार कर खो सकती थी। लिहाजा उसने हमास को साइड करने की काफी कोशिश की, लेकिन हमास भी कमजोर नहीं थी और नतीजा हुआ बंटवारा। अब वेस्ट बैंक का कंट्रोल फिलिस्तीन अथॉरिटी के पास, जबकि गाजा का कंट्रोल हमास के पास चला गया और इस बंटवारे का इजराइल ने खूब फायदा उठाया और उसने साफ कहा कि जब तक हमास से गाजा का कब्जा वापस नहीं लिया जाता, तब तक वो फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल हमास से गाजा का कंट्रोल वापस लेना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर एक नजर में देखा जाए तो साल 2008 से 2021 तक इस मुकाबले में 6407 फिलिस्तीनी और 308 इजरायली मारे गए हैं। और अब अगर आप गाजा शहर को देखेंगे, जो कि साल 2006 से हमास के कंट्रोल में है, तो आपको पता लगेगा कि ये एक ऐसा शहर है जहां ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही साफ पानी। यहाँ के लोग बदतरीन गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। ना ही यहाँ पर लोगों के लिए अच्छे हॉस्पिटल है और ना ही बच्चों के लिए अच्छे स्कूल। ऐसे में आखिर हमास कहां से इजराइल पर हमला करने के लिए रॉकेट, गन्स, बॉम्ब्स और ड्रोन्स लाता है, जबकि उसकी बॉर्डर पर हर वक्त इजराइल और इजिप्ट की कड़ी निगरानी रहती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना ये है कि हमास घरों में इस्तेमाल होने वाले आम चीजों जैसे चीनी, कंक्रीट और पाइप का यूज करता है और उसे हथियार बनाने की ट्रेनिंग मिलती है ईरान से। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए एक इंटरव्यू में एक इजरायली जनरल ने ये कहा था कि हमास के रॉकेट का डिजाइन बिल्कुल ईरान से मिलता जुलता है, लेकिन उनका प्रोडक्शन गाजा के 360 स्क्वायर किलोमीटर में बसे इस शहर में ही हो रहा है। भाई उनमें अक्सर हथियार उन हथियारों के मलबे से बनते हैं जिन्हें इजराइल गाजा पर फायर करता है। दूसरी तरफ टर्की भी हमास को खुला सपोर्ट देता है। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जिन ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था, ये वही ड्रोन्स हैं जिनको 2022 में यूक्रेन ने टर्की से खरीदा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम दुनिया भी हमास को लेकर 2 हिस्सों में बटी हुई है। जहां ईरान, टर्की और कतर उसके साथ खड़े हैं, वहीं इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरबिया और सीरिया उसके खिलाफ है और उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।